अद्भुत, अद्वितीय, अतुलनीय। कुछ जगहों पे हम लोगों ने पाया कि फूड स्टॉल पे बहुत ज़्यादा रश है, लोगों को फूड्स मिल नहीं रहे प्रॉपर, मिल नहीं रहा। टोकन्स की वजह से या किन्हीं और चीज़ों की वजह से। तो हम लोगों ने, मुझे खुद को भी ये फीडबैक मिला कि यार वाराणसी अभी हमारी उतनी ज़्यादा फीमेल्स इतना ओपनली किसी से बात नहीं कर रहे थे। SR इवेंट्स का मतलब क्या है? ये बेसिक ये था कि हम लोगों को जब अपनी कंपनी को रजिस्टर्ड करना था तो ये हुआ कि कंपनी का क्या नाम रखा जाए। तो होता है कि एक जब यूथ कहीं बैठा होता है और कंपनी के नेम को सोचता है, बैठ करके थॉट्स आते हैं, सोचते सोचते मेरा माइंड एक जगह पे जाकर के स्टक हो गया कि हेलो दोस्तों, वेलकम टू विविड टॉक्स। मैं हूं श्रद्धा, आपकी होस्ट और आपकी दोस्त। हर बार की तरह, जैसा कि आप जानते हैं, हम कुछ ना कुछ नया लेके आते हैं। तो इस बार भी हमारे पास कुछ तो नया है। गेस करना चाहेंगे? छोड़िए, मैं ही बता देती हूँ। इस बार हम जिनसे मिलेंगे वो एक ऐसे इंसान हैं जो आपके सपनों को हकीकत में बदलने का हुनर रखते हैं। जी हाँ, मैं बात कर रही हूँ मिस्टर नागेश पंडित जी की, जो कि एक इवेंट प्लानर हैं और SR इवेंट प्लानर के नाम से एक सक्सेसफुल कंपनी को रन कर रहे हैं। उसके फाउंडर हैं। 11 सालों से बनारस के अंदर अपनी इस कंपनी को वो रन कर रहे हैं और एक भी ऐसा इवेंट उन्होंने नहीं किया है शायद जिसमें उन्हें सेटिस्फैक्शन ना मिली हो। उन्होंने अपना हर इवेंट अपने 100% एफर्ट्स के साथ किया है। प्रॉफिट लॉस एक जगह, लेकिन इवेंट में अपना 100% देना है, ये उनकी चॉइस है। तो आइए आज इस पॉडकास्ट पे हम बात करते हैं मिस्टर नागेश पंडित जी से। हेलो सर, वेलकम टू विविड टॉक्स। कैसे हैं आप? एकदम बढ़िया मैम। और बहुत अच्छा लगा आप हमारे सेट पे आए और आज आपसे हम बहुत सारी इंफॉर्मेशंस लेने वाले हैं। बिल्कुल लीजिए। तो शुरुआत करें। सर, आप इवेंट प्लानिंग करते हैं, इवेंट प्लानर हैं आप बेसिकली। तो ये इवेंट प्लान करने का ख्याल कहाँ से आया दिमाग में? क्या इवेंट ऐसा देख लिया आपने जो आपको लगा कि नहीं, मैं इवेंट प्लान करूँ, यही मेरे लिए अच्छा है? इवेंट प्लान करना, लाइक, ये हम लोगों की कोई ऐसी पर्सनल कोई इमेजिनेशन या प्लानिंग नहीं थी कि ओके। एक इवेंट कंपनी को लॉन्च करेंगे या कुछ करेंगे। हम्म। आई वॉज अ होटेलियर। मैंने अपना होटल मैनेजमेंट कंप्लीट करा था। आई वॉज ओके। वर्किंग फॉर होटल ओबराय मुंबई। ओके। ग्रैंडफादर की कुछ तबीयत इशू थी जिसकी वजह से मैं वापस आया था वाराणसी ओके। अपने शहर। हम्म। तो फिर यहाँ बैठे बैठे एक लंबा टाइम बीत चुका था क्योंकि मेरे आने के कुछ समय बाद ही ग्रैंडफादर एक्सपायर कर गया। तो ओहो। काफ़ी एक लंबे टाइम तक हम लोग यहाँ पे रुक गया था मैं। तो हम्म। ये हुआ कि अब एक लंबे ब्रेक के बाद जब हम लोग बाहर निकलते हैं हम्म। तो वापस से होटल इंडस्ट्री को ज्वाइन करने का कोई प्लान नहीं हुआ। तो एक दिन ऑल ऑफ सडन बैठ करके मैं और मेरे एक फ्रेंड, क्या बड़े भाई हैं वो, साथ में बैठ के हम लोग प्लान कर रहे थे कुछ नया कॉन्सेप्ट लाते हैं बनारस में, कुछ नई चीज़ लाते हैं जो वाराणसी में अभी तक नहीं हुई है। नहीं हुई है। तो मेरा जो बचपन बीता है वो बहुत यूनिक तरीके से बीता हुआ है। मतलब एक होता है ना कि एक बच्चा जो घर में सबका दुलारा होता है और एक बच्चा जिसके ऊपर घर वाले सारी जिम्मेदारियां डाल देते हैं। आप कौन से वाले थे? तो मैं ना जिम्मेदारी ना दुलारा, मैं ऐसा बंदा था, ऐसा बच्चा था जिसके ऊपर सबने अपना सपना डाल दिया था। ओ, ओ, किसी का प्लान था कि ये होटेलियर बन जाए, किसी का प्लान था कि ये डीएम बन जाए, किसी का प्लान था कि ये एयरफोर्स ऑफिसर बन जाए। लाइक मेरे बड़े ताऊ जी वो एक्स एयर ऑफिसर्स रह चुके हैं, तो उनका प्लान था कि ये मेरी तरह बड़ा होकर के एयरफोर्स में एज अ पायलट जॉब करे। ताई जी का था कि नहीं, इसका डेकोर, प्रेजेंटेशन, सैलेड प्रेजेंट करना काफ़ी यूनिक है तो इसको होटेलियर बनना चाहिए। माय मदर शी वाज लाइक कि मैं डीएम नहीं बन पाई हूँ, तुम पढ़ लिख करके डीएम बन जाओ। तो सबने अपने अपने सपने मेरे पे डाले हुए थे। जिम्मेदारी ज्यादा हो गई। सपने ज़्यादा हो गए थे, जिम्मेदारियाँ तो मैं बचपन से जिम्मेदार नहीं हूँ। जिम्मेदार तो मैं अभी इवेंट कंपनी खोलने के बाद थोड़ा बहुत बना हूँ। जब लोगों ने अपने सपने मेरे हाथ में दी, अपनी इमेजिनेशन मेरे हाथ में दी कि इसको क्रिएट करना है आपको, इसीलिए हमारी कंपनी के नीचे एक हैशटैग है, वी क्रिएट योर इमेजिनेशन। तो हम लोग उन चीज़ों को ही क्रिएट करते हैं जो आप इमेजिन करते हैं। लाइक अगर आप वेडिंग कर रहे हो, कुछ कर रहे हो, तो हम लोग उस आपकी इमेजिनेशन को क्रिएट करते हैं। बहुत सारे इवेंट प्लानर्स होते हैं जो आपको एक
सिंपल वीडियो सैंपल्स दिखाते राइट। हैं कि मैम ये कर देंगे, ये कर देंगे, ये कर देंगे। हम लोगों का कॉन्सेप्ट होता है कि आप क्या चाहते हो, आप वो मुझे बताओ। जो आप चाहते हो उसको हम क्रिएट कर देंगे। हम्म। हम आपके लिए एक यूनिक चीज़, एक अलग चीज़ क्रिएट करेंगे। सेम कॉन्सेप्ट हम लोगों ने इवेंट कंपनी से पहले प्लान किया था कि ओके। कुछ नया, कुछ यूनिक क्रिएट करते हैं वाराणसी के अंदर, जो वाराणसी में ना हुआ। तो उस टाइम हम लोगों का एक प्लानिंग था कि हम लोग स्कूल एंड कॉलेज को पर डे की कोरियोग्राफी देंगे। पर डे की कोरियोग्राफी। पर डे जैसे होता है ना कि आपके स्कूल या कॉलेज में एनुअल फंक्शंस होते हैं, कॉलेज फेस्ट होते हैं, करेक्ट, हाँ। तो बच्चे पूरे साल पढ़ाई करते हैं, कुछ 1 महीने 10 दिन मिलते हैं जब प्रैक्टिस करके उनको एनुअल फंक्शन में परफॉर्म करना होता है। करेक्ट। तो वी वर लाइक कि हम पर डे वहाँ पे अपने कोरियोग्राफर्स को भेजेंगे, और किसी एक थीम पे हम लोग बेस करके उस पूरे स्कूल को हम लोग कोरियोग्राफ करेंगे फॉर द एनुअल फंक्शन। तो उनको मतलब अपने पूरे साल प्रिपरेशन पूरे साल कराएंगे प्रिपरेशन उस करेंगे एनुअल फंक्शन के उस लिए। एनुअल फंक्शन के लिए। करेक्ट। तो वो एक थीम बेस्ड होगा, एंड बच्चों का भी सिर्फ और सिर्फ 30 मिनट्स यूज़ किया जाएगा। उनको बहुत ज़्यादा टाइम नहीं देना है। एक पीरियड का टाइम सिंपल अप्रॉक्स। 30 to 35 मिनट्स के एक पीरियड होते हैं, तो एक पीरियड का टाइम। क्योंकि अगर हम लोग देखें तो एनुअल फंक्शंस जो होते हैं स्कूल्स में, जब वो नज़दीक आते हैं तो बच्चों की पढ़ाई को लॉस कराते हैं। करेक्ट। पीरियड्स उनके ब्लैंक हो जाते हैं कि नहीं नहीं अभी नहीं पढ़ना है, बाद में पढ़ हाँ लेंगे। हाँ हाँ हाँ। एक्स्ट्रा टाइम वो स्कूल में देते हैं करेक्ट, क्योंकि उनकी हाँ। कोरियोग्राफी कंप्लीट नहीं होती है, प्रैक्टिसेस कंप्लीट नहीं होते हैं। तो हम लोगों ने उस पॉइंट पे आकर के उस चीज़ को प्लान किया था। प्लानिंग एग्जीक्यूट होने वाली थी। उस टाइम पे ही इंस्टाग्राम चलता था। जब मैं कंपनी को लॉन्च किया था उस टाइम पे इंस्टाग्राम आ चुका था। तो व्हाट्सएप, इंस्टाग्राम कहीं पे मैंने एक पोस्टर देखा डांडिया इवेंट करके, अच्छा। एंड उसकी ऑर्गेनाइजर मैंने पाया कि वो मेरी बहुत क्लोज फ्रेंड, उन्होंने ही ऑर्गेनाइज करना था वो डांडिया इवेंट। ओके। और ऑल ऑफ सडन एक दिमाग में ख्याल आया कि यार बहुत टाइम बीत चुका है, इनको मार्केट में लाने वाला मैं हूँ। वो एक जो कोरियोग्राफर थी। आपकी फ्रेंड थी। हाँ, वो एक ओके। कोरियोग्राफर थी, उनके वर्कशॉप्स, इन चीज़ों को मैंने बहुत कंडक्ट कराया। लाइक उनकी मार्केटिंग, उनकी चीज़ों को मैंने देखा था, मैंने किया था। ओके। तो मी एंड माई ब्रदर वॉज लाइक कि लेट्स प्लान समथिंग रिलेटेड विद डांडिया, ओके। स्पेसिफिकली डांडिया। स्पेसिफिकली डांडिया। ओके। फिर ये प्लान हुआ कि यार डांडिया में करेंगे क्या, अच्छा। बिकॉज मी एंड द अदर पर्सन वॉज नॉट अवेयर कि इवेंट्स में होता क्या है। होता क्या है। हमने इवेंट की पढ़ाई नहीं करी, करेक्ट। हमने कभी किसी इवेंट कंपनी के अंदर में इंटर्नशिप नहीं करी, करेक्ट। ना कभी किसी ऐसे इवेंट में स्पेसिफिकली इस चीज़ के लिए गए हों कि यार इवेंट होता कैसे है। तो वैसी कोई नॉलेज भी नहीं थी। ओके। हुआ कि बस करना है, आप कैसे करेंगे। ओके। तो मेरा एक रेस्टोरेंट चलता था उस टाइम पे, रिदम रेस्टोरेंट करके। तो रेस्टोरेंट का नाम ही था रिदम। तो वी आर लाइक कि डांडिया क्या नाम रखा जाए, तो वी हैव अ बैंक्वेट ऑन दैट टाइम। तो अच्छा। रिदम हम एज अ वेन्यू पार्टनर यूज़ करते हैं। अच्छा। डांडिया इवेंट है, अच्छा। तो इवेंट का नाम रखते हैं डांडिया रिदम, ओके। और अपने वेन्यू पे करेंगे और ओके। डांडिया करेंगे। अगर मेरी फ्रेंड कर सकती है जिसको मैंने आज तक सपोर्ट किया है, तो मैं क्यों नहीं तो कर मैं क्यों सकता। नहीं कर सकता हूँ। करेक्ट, करेक्ट, लेट्स प्लान समथिंग। करेक्ट। तो हम लोगों ने वो जो कोरियोग्राफी प्लान कर रहे थे उसको एग्जीक्यूट ना करके साइड किया, एंड इसकी प्लानिंग करी, एंड इसको एग्जीक्यूट कर दिया मार्केट में डांडिया रिदम। कि डांडिया रिदम करना है और डांडिया रिदम करेंगे। और जिस टाइम पे हमने अपनी कंपनी को लॉन्च किया था 2014, वो टाइम पे आपको वाराणसी के अंदर सिर्फ और सिर्फ बड़े प्लेयर्स थे जो इवेंट करते थे। दैनिक जागरण, रेडियो मिर्ची, रेड एफएम, दैट्स इट। 3 ही ब्रांड के डांडिया होते थे, और किसी का डांडिया होता नहीं था। उसमें भी रेडियो मिर्ची एंड रेड एफएम में हमेशा कंपटीशन होता था, कभी हुआ कभी नहीं हुआ। ओके। दैनिक जागरण, रेडियो मिर्ची, ये 2 हमेशा करते थे। हाँ, ठीक है। तीसरा चौथा कोई ब्रांड नहीं था जो डांडिया करता हो। ओके। तो पब्लिक को भी होता है ना कि यार जाना है, तो हम लोगों के दिमाग में आता है कि यार करते हैं, कुछ तो कर ही लेंगे। अच्छा जाएगा बुरा जाएगा मालूम नहीं है, पर कुछ कुछ तो तो कर होगा, लेंगे। हाँ। और मुझे याद है कि मैंने उस इवेंट के बाद से एक चीज़ सीखी थी। लोग कहते हैं कि करते हैं, या तो हारेंगे या तो जीतेंगे। और मैंने एक नया कॉन्सेप्ट बनाया, या तो जीतेंगे या तो सीखेंगे, हारेंगे तो नहीं। एक्चुअली होता भी यही है, या तो इंसान सीखता है या तो फिर जीतता है। हारना इज समथिंग लाइक नेगेटिव थिंकिंग, आई गेस। बट जब आप मार्केट में कुछ यूनिक लेकर के आते हैं तो लोग आपको इसी चीज़ से डराते हैं। हार गए तो कुछ सीख के तो हार जाएगा, गए हारेगा भी तो कुछ सीखेगा। तो मेरा ये था कि यार या तो जीतूंगा या तो सीखूंगा, राइट। हारूंगा नहीं। तो आपने जब अपनी कंपनी लॉन्च करी, आई गेस आप एसआर इवेंट्स की बात कर रहे हैं, हाँ जी, ऐसा इवेंट तो प्लानर। उससे पहले ही आपने रिदम डांडिया शुरू कर दिया था। नहीं मैम, डांडिया रिदम जब हम लोगों ने लॉन्च करने को, जब किसी भी इवेंट को एग्जीक्यूट करने के लिए जो सबसे मेन होता है वो होती है कंपनी।
राइट। तो कंपनी को लॉन्च करना पहले था। अच्छा। तो अब या तो कंपनी लॉन्च करते फिर इवेंट करते, या तो इवेंट करने के लिए कंपनी चाहिए थी। बाय डिफॉल्ट हमें कंपनी चाहिए ही थी। चाहिए थी वो, हाँ तो वो तो हम चाहिए लोगों ने होती है। एसआर इवेंट प्लानर को लॉन्च किया इस डांडिया इवेंट में। ओके। तो ये एक तरीके से हमारी कंपनी की लॉन्चिंग थी, जो लॉन्चिंग एक डांडिया इवेंट में हुई थी। ओके। एंड सिंस लास्ट 11 ईयर्स ये हम लोगों का डांडिया रिदम सीजन 11 होने वाला है 2025 में। हम इस इवेंट को हर साल अपने कंपनी का एनुअल फंक्शन समझ के मनाते हैं। मतलब आपने 2014 में पहली बार डांडिया रिदम किया और उसी डांडिया रिदम के दिन अपनी कंपनी को लॉन्च भी कर लॉन्च भी दिया। कर दिया था। ग्रेट। एंड द बेस्ट पार्ट अबाउट डांडिया इवेंट ऑफ माय कंपनी कि कोविड के पीरियड में आई डोंट थिंक कि इंडिया में किसी का डांडिया इवेंट हुआ होगा, या मे बी कपल ऑफ डांडिया इवेंट्स हुए हों, आई एम नॉट अवेयर, बट वाराणसी में किसी के नहीं हुए थे। ओके। नॉट इवन दैनिक जागरण, रेडियो मिर्ची, किसी का नहीं हुआ था। आई वॉज अ सिंगल डांडिया ओनर जिन्होंने डांडिया इवेंट किया, और उनके जो गेस्ट रेगुलर हमारे बने हुए हैं वो गेस्ट हमारे यहाँ आए भी। और लास्ट जो हम लोगों ने 10th सीज़न किया था, तो उसमें हम लोगों को एक कॉम्प्लीमेंट भी मिला था कि विगत 10 वर्षों से लगातार धुआंधार निरंतर कोविड को भी पीछे छोड़ते हुए कंटिन्यू डांडिया इवेंट करने वाली कंपनी कोई है तो वो एसआर इवेंट प्लानर है। तो वो एक बहुत बड़ा अचीवमेंट मुझे लगता है कंपनी को लॉन्च करने के बाद से अब तक मुझे मिला है, और मैं डांडिया इवेंट इसीलिए करता हूँ। ये हमारी कंपनी का मुझे लगता है कि सबसे बड़ा प्रोजेक्ट अगर देखें तो यही होता है, डांडिया। डांडिया। जब पहली बार आपने जब फर्स्ट टाइम किया उस टाइम आपकी कंपनी का लॉन्च भी था, डांडिया भी था, तो क्या क्योस हुआ, क्या प्रॉब्लम्स आई और एक्सपीरियंस कैसा रहा बहुत ओवरऑल? सारे बहुत सारे क्योस थे, क्योंकि जैसा मैंने आपको भी बताया कि मी एंड माई ब्रदर वॉज नॉट अवेयर कि इवेंट क्या होता है, कैसे होता है, इसको कैसे एग्जीक्यूट करते हैं। लाइक इवेंट में एक एजेंडा बनता है, हमें ये नहीं मालूम था कि एक एजेंडा बनता है। पेपर वर्क करते हैं, नहीं मालूम था। इसको ऑन ग्राउंड कैसे लाते हैं, इवेंट्स के अंदर परमिशंस लगती हैं जिसमें एलआईयू, थाना, सारे लोग इन्वॉल्व होते हैं। तो कुछ भी नहीं पता था। तो ये हुआ कि यार करेंगे कैसे, सोच तो लिया है कि करना है, लेकिन करेंगे कैसे, कुछ तो होना चाहिए ना। सबसे बड़ा क्योस तो हम लोगों के साथ ये हुआ था कि जस्ट बैंक्वेट को सोच करके हम लोगों ने इवेंट को प्लान किया था कि डांडिया रिदम करेंगे, क्योंकि रिदम रेस्टोरेंट के बैंक्वेट में करने बैंक्वेट, वाले हाँ हैं। हाँ। हमें वो बैंक्वेट ही नहीं मिला। सबसे बड़ा क्योस तो हम लोगों की लाइफ का वही था कि हम लोगों ने डेट्स वगैरह लॉन्च कर दिए, मार्केट में एक पोस्टर भी लॉन्च कर दिया। पर एंड बैंक्वेट जब नहीं मिला। रेस्टोरेंट पहुंचा कि यार इस डेट पे बैंक्वेट जो है फ्री रखिएगा, किसी को दीजिएगा नहीं, तो मालूम चला कि बैंक्वेट एक हफ्ते के लिए ऑलरेडी बुक है। तो वो पूरे के पूरे एक वीक में ना हम आगे आ सकते थे ना पीछे जा सकते थे। ये सीन था कि यार अब कुछ और प्लान करना है। तो लाइफ का सबसे बड़ा क्योस तो यही था कि एक्चुअली इवेंट लॉन्च हो गया एंड वेन्यू ही कंफर्म नहीं है। कंफर्म तो छोड़िए, जो वेन्यू था वो वेन्यू कैंसिल भी हो चुका है। अब उस वेन्यू पे इवेंट करने के लिए या तो मैं आफ्टर 10 डेज इवेंट करूँ या बिफोर 10 डेज करूँ। करेक्ट। और इतने एक्सपर्ट तो थे ही नहीं, क्योंकि एकदम नए नए थे। हाँ हाँ तो हाँ। इतनी एक्सपर्टीज तो अंदर थी ही नहीं कि कि यार बिफोर कर कैसे लें। स्विच करते हैं इवेंट को। हाँ तो राइट। ये हुआ कि स्विच नहीं करेंगे, वेन्यू स्विच करते हैं, इवेंट इवेंट सेम स्विच करेंगे। नहीं करेंगे। इवेंट तो सेम करेंगे, और दिमाग में एक थॉट आ चुका है, एक परसेप्शन सेट है कि डांडिया रिदम ही नाम रहेगा, तो अब इवेंट का नाम तो डांडिया रिदम ही रहेगा। तो वेन्यू स्विच करते हैं। वेन्यू स्विच किया था, वो सबसे बड़ा इशू बना। वेन्यू स्विच करने के बाद यू वोंट बिलीव कि आज तक उतने बड़े वेन्यू में किसी ने डांडिया नहीं किया। जो पहला वाराणसी इवेंट था आपका। वाराणसी का एक बहुत बड़ा वेन्यू है जिसका नाम है बड़ी कटिंग। कटिंग मेमोरियल कैंपस है। ओके। वो दो कैंपस है उनके, एक बड़ी कटिंग एक छोटी कटिंग है। तो बड़ी कटिंग का कैंपस, इट मीन्स लाइक कि वहाँ पे पॉलिटिकल्स कैंपेन होते हैं। लाइक अच्छा अगर मोदी जी, योगी जी, ये लोग आ अच्छा रहे अच्छा, हैं, बड़ा एरिया है फिर। 5,000 10,000 लोगों की कैपेसिटी अगर आपको चाहिए तो आप वैसे वेन्यू पे जाते हैं। एंड वी आर लाइक कि पता ही नहीं कि कितने लोग आने वाले हैं, लेकिन हमने वेन्यू जा करके बुक करा 10,000 कैपेसिटी का, उतना बड़ा कंपाउंड कि डांडिया इसी में करेंगे। तो वेन्यू स्विच करने के बाद जब हम लोगों के साथ अगर हम लोग देखें कि बहुत सारे जो चैलेंजेस सामने आए थे ब्रांडिंग करने की, ये पता था कि ब्रांडिंग होती है, बट किस किस तरीके से होती है। तो एडवर्टाइज़र से मिले हम लोगों ने, उनको रिक्वेस्ट करी कि हम लोग कुछ ऐसा लॉन्च कर रहे हैं, बड़ी बड़ी ब्रांड्स जो करते हैं वहाँ पे आपको
सिर्फ और सिर्फ उन्हीं के पासेस मिलेंगे और वो पासेस आपको देते नहीं हैं, वो अपने लोगों को पासेस डिस्ट्रीब्यूट कर देते हैं, तो हम लोग जा नहीं पाते डांडिया। तो मैं डांडिया कर रहा हूँ, आप इसमें सपोर्ट करो ताकि बनारस की आम जनता, मिडिल क्लास फैमिली जो बिलोंग करती है, वो वो लोग हमारे आ इवेंट में सके, आ सके आ सके। एंड एन्जॉय कर सके। करेक्ट। इस तरीके से करते करते हम लोगों ने एडवर्टीजमेंट का पार्ट देखा, खुद पर्सनली जाके एडवर्टीजमेंट किया, लाइक पैम्पलेट्स, पोस्टर्स, इन सब पे पर्सनली वर्क किया था। ओके। और वो फुटेज आज तक लैपटॉप में रखा हुआ है, कभी कभी मूड करता है तो ऑन करके देखते हैं कि हाँ किस शुरुआत जगह कहाँ से से की? स्टार्ट किया था, किस जगह पे पहुंच चुके हैं, तो वो देख के बहुत अच्छा लगता है। तो वो हम लोगों ने करी। फिर जो दिन था इवेंट का, उस दिन के लिए तैयारी करनी थी। तो ये हुआ कि यार अब सारी चीज़ तो कर ली, लेकिन डांडिया होगा कैसे, अच्छा। स्टेज कैसे बनेगा, चीज़ें क्या होंगी। तो मेरे और भाई साहब ने ये सोचा है कि एक काम करते हैं, बनारस में कुछ जो 3-4 डांडिया इवेंट्स हो रहे हैं, इनके पासेस लेते हैं, अटेंड करते हैं। लेट्स सी क्या पॉजिटिव कर रहे हैं, क्या निगेटिव कर रहे हैं। करेक्ट। तो हम लोगों ने एक पेपर लिया, एक पेन लिया, इवेंट्स के अंदर एंटर कर गए। और चूंकि जो बाउंसर सिक्योरिटी हम लोगों ने अपने लिए कॉल की थी, उन्हीं की बाउंसर सिक्योरिटी ओवर वाराणसी यूज़ हो रही थी। ओके। मतलब आप ये कह लो कि वो बाउंसर सिक्योरिटी पूरे बनारस में बहुत फेमस थी, वेल नोन कंपनी थी, उनके मतलब ही रेप्यूटेड थी तो हर कोई उनको ही प्रेफर करता हर था। कोई उनको प्रेफर, तो करेक्ट। ऑलमोस्ट हर एक वेन्यू पे उन्हीं के बाउंसर्स थे। ओके। एंड बाय डिफॉल्ट वो खुद भी मिल जा रहे थे, अरे भैया आप यहाँ पे, तो ये हुआ कि भैया देखना है, अरे बिल्कुल आइए। तो हम लोग एक पेन और पेपर लेकर के डांडिया इवेंट में घूम रहे थे, लोग एंजॉय कर रहे थे, हम लोग नोट कर रहे थे, एलईडी स्क्रीन लगेगी, फूड स्टॉल लगेगा, ये ऐसे जाएगा। तो हम लोगों ने पूरे का पूरा एक लिस्टिंग रेडी की थी कुछ 3-4 इवेंट्स में जा करके कि क्या पॉजिटिव चल रहा है, क्या नेगेटिव चल रहा है। लाइक कुछ जगहों पे हम लोगों ने पाया कि फूड स्टॉल पे बहुत ज़्यादा रश है, लोगों को फूड्स मिल नहीं रहे प्रॉपर, मिल नहीं रहा। हाँ। टोकन्स के वजह से या किन्हीं और चीज़ों की वजह से। तो हम लोगों ने वो एक निगेटिव पॉइंट नोट करके रखा था। प्लस पॉइंट में हम लोगों ने देखा कि एलईडी स्क्रीन यूज़ की जा रही है, जिसका एक अच्छा एडवांटेज मिल रहा है लोगों को। एक जगह पे हमने पाया कि पीछे एक बैकड्रॉप फ्लेक्स का लगा हुआ है एंड उसके ऊपर ही डांडिया हो रहा है, वो हम लोगों ने नोट करा। तो फिर अपना भी एक बजट था कि यार कुछ तो प्लान करके चलना है, क्योंकि लॉस होने वाला है ये तो पता है, प्रॉफिट तो नहीं श्योर होंगे थे इसके लिए। कि फर्स्ट इवेंट में प्रॉफिट तो नहीं होंगे, लॉस तो होंगे। हाँ। तो कुछ बजट को ऐसा लेकर के चलते हैं। प्रमोशंस के लिए हम लोगों ने 80 घाट, जहाँ लोग बनारस में आते हैं तो घूमने आते जाते हैं, वहाँ पे हम लोगों ने माउथ टू माउथ एडवर्टीजमेंट करा था। वाराणसी के अंदर एक बहुत फेमस एरिया है जिसको बोलते हैं मैदागिन टाउन हॉल। वहाँ पे नवरात्रि के 9 दिन का एक मेला लगता है, जिसमें आपको बहुत सारे कॉलेज की लड़कियाँ, पर्टिकुलर मैदागिन पे एक गर्ल्स कॉलेज है, वहाँ की सारी फीमेल्स मिलेंगी, सारी लड़कियाँ आपको मिलेंगी उस मेले में। किसी को चाट गोलगप्पा खाना है तो किसी को मेला एंजॉय करना है, बट मिलेंगी जरूर। मिलेंगी जरूर। हम लोग वहाँ पे गए थे माउथ एडवर्टीजमेंट के लिए, ओके। एंड वी आर लाइक कि ठीक है, मैं तो होटेलियर था, मैंने बहुत सारे लोगों से मैं मिल चुका था, मैं मुंबई में रह चुका था, तो आई वॉज वेरी मच ओपन कि मैं किसी बंदी से डायरेक्ट बात कर बात कर लूँगा। सकते थे। हाँ। भाई साहब हमारे इस चीज़ के लिए थे नहीं, ही वॉज लाइक यार कैसे बात करेंगे, लड़की से बात करना लड़की को बोलना है, कैसे होगा। तो मैंने कहा मुझे पता नहीं, टारगेट है 25 बंदी से आपको बात करनी है, 25 बंदी से मेरे को बात करनी है, है। और ये पैम्पलेट उनके हाथ में देना है, और उनको सीधा बोलना है कि मैम आपके लिए पास फ्री होगा, लेकिन आपको इतने लोगों को लेके आना है। ऐसा कुछ करके चलते हैं। वो हम लोगों के लिए एक बहुत बड़ा टास्क था, क्योंकि अगर मैं देखूं तो दिल्ली मुंबई स्टिल बहुत अपग्रेडेड सिटीज़ हैं, I agree. वहाँ पे लोगों को बात करने में दिक्कत नहीं होती, इवन फीमेल्स खुद आके आपको अप्रोच कर लेते हैं बात करने में। वाराणसी मैंने पाया था फीमेल्स इतना ओपनली किसी से बात नहीं कर रहे थे। इवन आई वॉज वेरी मच फ्रैंक कि हाँ ठीक है यार, बात करनी बात कर लेंगे, क्या दिक्कत है। मैं Okay. पहुंचा हूँ, बंदे नहीं नहीं भैया वो इंटरेस्ट नहीं है, नहीं नहीं जाने दीजिए, या वो शाय फील करके हट जा रहे थे। लोगों ने बात ही नहीं करी। Oh. बहुत कोशिश की थी, बहुत कोशिश की ये थी। आपका वाला फीडबैक है। हाँ ये मेरा वाला फीडबैक है, जहाँ और पे जो मैं बहुत ज़्यादा जो आपके कॉन्फिडेंट था, भाई साहब थे वो तो गए ही नहीं। वो तो कुछ 1-2 बंदियों से बात करने के बाद बोले मैं तो जाऊंगा ही नहीं, इवेंट हो ना हो मेरे को नहीं पता, मैं नहीं जा रहा लड़कियों से बात करने, पेपर ऊपर के थ्रू हम लोग देख लेंगे, जो होना होगा हो जाएगा, मैं नहीं कर रहा बस लड़कियों से बातचीत। मैंने कहा अच्छा ठीक है। तो मुझे खुद को भी ये फीडबैक मिला कि यार वाराणसी अभी हमारी उतनी ज़्यादा डेवलप नहीं हुई है। हाँ। तो उस टाइम पे मैंने कुछ ये सोचा हुआ था कि अगर मैं डांडिया इवेंट को सक्सेसफुली कर लिया तो मैं कुछ हाँ। और नई चीज़ों को बनारस में लेकर के आऊँगा,
बनारस का लेवल ऊपर करने के लिए, क्योंकि जरूरी बनारस है, को लेवल अप करना बहुत ज़रूरी है। जरूरी है। और मुझे लगता है कि उस टाइम पे मेरी बात शायद महादेव ने सुन ली थी। महादेव। मोदी जी विराजमान हो गए हमारे बनारस में। वाह। 2014 से ही वो हमारे बनारस के सांसद बने हुए हैं, बिल्कुल, हाँ एंड हाँ हाँ। कंटिन्यू हमारा बनारस समय डेवलप कर रहा है। एंड इट्स लाइक कि आज की डेट में बीइंग एज अ बनारसी मेरे पास खुद को जगह नहीं मिलती बनारस में कदम रखने की। कुंभ के टाइम पे तो हम लोग घर के अंदर बंद थे, निकल नहीं सकते थे, इतनी ज़्यादा क्राउड आई हुई थी। तो ये कुछ उनकी देन है, कुछ महादेव की खुद है। तो उसके बाद से हमारे बनारस ने बहुत लेवल अप किया है, बहुत ज़्यादा लेवल अप किया है। अब आज की डेट में बनारस की लड़कियां बहुत बिंदास हैं, बहुत बोल्ड हैं, और बहुत जगहों पे अपना नाम भी बना चुकी हैं। बट 2014 एंड 2025 एक गैप था। 10 साल में बहुत सारी चीजें बदल बहुत गई। सारी चीज़ें बदली हैं, पूरा का पूरा बनारस बदला है। बनारस, बनारस के लोग, बनारस की गलियां, सब कुछ बदल गया है। बनारस आज भी मतलब बनारस की गलियां फेमस है, ऐसे बोलते हैं कि बनारस की पतली पतली गलियां, सकरी सकरी गलियां। सकरी सकरी गलियां। तो कितना ये सच है कि सकरी सकरी गलियां? बनारस की सकरी गलियों को आप किसी से अगर सुनेंगे तो मुझे नहीं लगता कि आप यकीन करेंगे। हम्म। बनारस में ऐसी ऐसी गलियां हैं जहाँ पे आप जब आप एंटर करेंगे तो आपको ये लगेगा कि मैं ही पर्सनली बस यहाँ से पास हो सकती हूँ, कोई सेकंड पर्सन नहीं पास हो सकता। सेकंड पर्सन को पास होने के लिए आपका वेट करना होगा। इतनी पतली पतली गलियां हैं बनारस में। सीरियसली? और ये एक ऐसे प्लेस पे आपको लेकर के जाती हैं जहां आप जाना भी चाहेंगे। ऐसे ऐसे मंदिर हैं, बनारस को मंदिरों का शहर कहा जाता है, बिल्कुल। क्योंकि यहाँ घर घर में मंदिर है। बहुत सारे ऐसे आपको पुराने लोगों के घर मिलेंगे, जागृत मंदिर हैं, महादेव के हैं, माता के हैं, बहुत लोग उन्हें बहुत तरीके के मंदिर बनाए हुए हैं, और प्रॉपर उनकी पूजा होती है, प्राण प्रतिष्ठा हुई है मंदिरों की। तो बनारस को मंदिरों का शहर, गलियों का शहर इसीलिए कहा गया है कि इसमें कहीं से कोई फेक न्यूज़ नहीं है। बट इस चीज़ को आप तभी रियलाइज़ करेंगे जब आप खुद वहाँ पे जाएंगे, क्योंकि जैसा मैंने आपको बोला ना कि इतनी पतली गलियाँ हैं कि आप जब पास होंगे तो आपको वेट करना होगा, या तो फिर सामने वाले को वेट करना होगा कि हाँ मैम पास हो रहे हैं तो ये हो जाए फिर मैं जाता हूँ। इतनी पतली गलियाँ हैं अपने बनारस में। मौका निकालिए, वक्त निकालिए, आपको बनारस घुमाते हैं, बनारस की उन गलियों से लेकर के चलते हैं जहाँ आप फील करेंगे कि हाँ बनारस। ऐसी बिल्कुल। गलियाँ हैं कि आप इधर से पास हो रहे हैं, इधर हमारे नंदी महोदय, जो पास हो एक्चुअल के पाएंगे? नंदी महोदय हैं, वो खड़े रहेंगे, वो विराजमान रहेंगे, और फिर उनके ठीक बगल से आपको निकल के जाना है। थोड़ा मुश्किल नहीं होगा? कोई मुश्किल नहीं, लोग डरते हैं कि मार ना दे, लेकिन बनारस में नंदी महाराज मारते नहीं है। फैक्ट है, कभी आप ट्राई करके देख लीजिएगा, नहीं 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 मारते। नहीं, इतना ट्राई, इतना जिगर अभी नहीं आया है मेरे अंदर। कभी ट्राई करके देखिए। चलिए, अभी जब बनारस और काशी की बात हो रही है, मतलब, तो आप बनारस के ही रहने वाले हैं प्रॉपर। ये शहर कैसा लगता है आपको? क्या है इसमें खास जो इसको बाकी शहरों से अलग बनाता है? आपके लिए बनारस क्या है, और ये बनारस, अलग क्यों है? आजकल लोग एक वर्ड बहुत ज़्यादा यूज़ कर रहे हैं अपने ब्रांड्स और चीज़ों को प्रमोट करने के लिए, अद्भुत, अद्वितीय, अतुलनीय। तो अविश्वसनीय। मुझे ऐसा लगता है कि बनारस के लिए सारे वर्ड्स कम पड़ेंगे। बनारस की एक जो सबसे बड़ी खासियत है, जिसको आज की डेट में वर्ल्ड वाइड लोग बोलते हैं, वर्ल्ड्स एग्जिस्टिंग सिटी, ओल्डेस्ट एग्जिस्टिंग सिटी ओल्डेस्ट वाराणसी, एग्जिस्ट। यानी कि अगर इसको शुद्ध हिंदी में बात की जाए तो इतिहास से भी पुराना है पुराना। काशी। हम्म। एक ऐसा शहर जिसका इतिहास किसी को नहीं पता। महादेव के त्रिशूल पे। ये तो लोग कहते हैं, हाँ, लोग कहते लेकिन हैं कि काशी महादेव का के त्रिशूल पे। इतिहास क्या है, काशी कैसे बसी, काशी का पहला वासी कौन था, किसी को नहीं पता है। तो इतिहास से पुरानी, हिस्ट्री से भी ज़्यादा पुरानी एक शहर है जिसको काशी कहते हैं। वर्ल्ड में आप कहीं भी दत्त कर जाइए, आई विश ऐसा कुछ ना हो, लेकिन आप कहीं भी करिए, लोगों का एक विश है। आज की डेट में हम लोग सोचते हैं कि हमें लंदन घूमने जाना है, स्विट्जरलैंड घूमने जाना है। हर जगह पे बैठे लोग ये सोचते हैं कि मैं जब मरूं तो मैं काशी में जाऊं। एक ऐसा शहर जहाँ पे लोग मरने की कामना करते हैं कि मैं यहाँ पे आकर के मरूं। तो इस शहर के बारे में मुझे नहीं लगता कि मैं उस पोजीशन पे हूँ कि मैं शहर को कुछ बोल सकता हूँ। मेरे लिए काशी अद्भुत है, अद्वितीय है, अतुलनीय है, अविश्वसनीय, ऐसे जितने वर्ड्स हैं सब है मेरे लिए काशी।
मैं ओवर इंडिया हर जगह रह चुका हूँ, बहुत जगह पे मैंने जॉब भी करी है, आउट ऑफ इंडिया भी मैं रह घूम के आया हूँ, कुछ जगहों पे जॉब के रिगार्डिंग भी गया हूँ, लेकिन मुझे बनारस से सुंदर और बनारस से ज़्यादा सुकून कहीं नहीं मिलता। बनारस के लोगों को एक बात बोली गई है कि यहाँ के लोग अल्लड़ हैं, इनके हैं। पास काम हो या ना हो, लेकिन ये अपने मौज में रहते हैं, और ये फैक्ट है। ये मैंने भी फील किया है। हमारे जेब में पैसा होगा या नहीं होगा, लेकिन हम जब बनारसी अगर हम हैं, तो हम रोड पे घूमेंगे तो एकदम बिंदास घूमेंगे, फर्क ही नहीं पड़ता है कि अपने जेब में कुछ है भी कि नहीं है, चल रहे हैं, बिंदास है। बनारस का नाम ही जो बनारस दिया गया है वो उसका मतलब ही है बनारस, रस बना रहे, दैट्स कॉल्ड बनारस। यहाँ आते लोगों के रस अपने आप बन जाते हैं। यहाँ आपको साउथ इंडियन, नॉर्थ इंडियन, कहीं का भी आप देखोगे तो यहाँ सारी भीड़ मिलेगी। यहाँ हर टाइप के नाश्ते मिलेंगे। मुंबई चले जाइए, वड़ा पाव मिलता है सुबह से लेकर रात तक, हाँ, एक्चुअली। रिलेटेड भजिया पाव, वड़ा पाव, मिसल हम्म। पाव, यही सब मिलेगा। किसी और शहर में चले जाइए, वहाँ की अपनी एक स्पेशलिटी होती है, लाइक दिल्ली कुलचे छोले, हम्म। वो स्पेशलिटी है, वो मिलता है। एक हम्म। सुबह ब्रेकफास्ट से स्टार्ट करते हैं, रात के डिनर तक मिलता ही रहता मिलता है। ही रहता है, हाँ। बनारस एक ऐसा शहर है जहाँ पे मॉर्निंग का ब्रेकफास्ट चाहिए तो बनारस की फेमस है कचौड़ी जलेबी, वो तो मिलती ही है। साउथ इंडियन की स्पेशलिटी है इडली डोसा, वो भी हमारे बनारस में मिलती है। ओके। मतलब आप, पंजाबियों की स्पेशलिटी है छोले भटूरे, वो भी हमारे बनारस में मिलता है। हमारे बनारस में ब्रेकफास्ट के नाम पे, लंच के नाम पे, ब्रंच के नाम पे, डिनर के नाम पे एन नंबर ऑफ वेराइटीज़ हैं, वो सर्व होती हैं, नॉर्मल स्ट्रीट फूड से लेकर के एक फाइन डाइन रेस्टोरेंट तक। आप कहाँ पसंद करते हैं खाना, आप वहाँ जाके खा सकते हैं। तो बनारस के बारे में बोलने बैठेंगे तो मुझे लगता है कि कुछ एक आध हफ्ते 10 दिन भी कम पड़ेंगे बनारस एक ऐसा बनारस शहर है, एक्सप्लेन करने में बनारस एक्सप्लेन करने के लिए। शायद वो भी कम पड़ जाए। कम पड़ सकता है। बहुत खूबसूरत। चलिए, आपके एसआर इवेंट्स एंड डांडिया रिदम पे आते हैं फिर से। जब आपने ये अपना पहला इवेंट किया एंड कंपनी लॉन्च करी, फैमिली का कितना सपोर्ट था आपको ये करने में? फैमिली सपोर्ट सिर्फ इतना था कि अगर कुछ प्लान कर रहा है तो अपना करने के लिए तो करो, मना नहीं करेंगे, बट ये देख करे करो कि फ्यूचर कितना सिक्योर है। हाँ, क्योंकि मैंने ये सवाल इसलिए पूछा क्योंकि जैसा आपने अभी बोला बताया था कि आप वो बच्चे थे जिनके ऊपर सपने थे सबके। सबके सपने थे। सबके सपने थे। तो उन सपनों की बात हम करें तो ना तो आप होटेलियर बन रहे थे, ना आप डीएम बन रहे थे, अ, या आपने और अभी। नहीं, एक्चुअली सीन क्या है ना कि जिस टाइम पे मैंने अपनी इवेंट कंपनी को लॉन्च किया था ना, तो उसके पहले कुछ सपनों को मैंने पूरा कर दिया था। अब वाराणसी के अंदर एक बनारस हिंदू यूनिवर्सिटी है, हाँ, आपने उसके बीएच। बारे में सुना होगा। तो पूरे यूपी में 4 बटालियन है एयरफोर्स के, 4 यूनिट्स हैं, उसमें से एक यूनिट बनारस हिंदू यूनिवर्सिटी कैंपस में है। ओके। वहाँ पे मैं एयरफोर्स एनसीसी का कैडेट बना था। वाह। मैंने अपना बी सर्टिफिकेट, सी सर्टिफिकेट एयरफोर्स के अंदर कंप्लीट करा। और जिस टाइम पे मैंने अपना रिपब्लिक डे कैंप कंप्लीट करा था, रेस्पेक्टेड मनमोहन सिंह जी प्राइम मिनिस्टर थे जिन्होंने गोल्ड मेडल वगैरह दिया था, तो मैंने आधा सपना एयरफोर्स का वहाँ पूरा कर दिया था। वाह। मेरे को पायलट की जॉब नहीं मिल रही थी, वाह। तो मैंने ताऊ जी को बोल दिया था कि पायलट की जॉब तो मिल नहीं रही है, इसके अलावा मैं सार्जेंट वार्जेंट तो बनने वाला नहीं बनने हूँ। वाला नहीं तो वो हूँ। आधी सपने मैंने वहाँ वो पूरे कर दिए थे। बीइंग एज अ होटेलियर मैंने ओबराय में जॉब करी हुई थी। उसके बाद मैंने कुछ अदर प्रॉपर्टीज़ को भी वर्क किया हुआ था, क्योंकि मेरी आईटी स्टार्ट हुई थी बनारस में रेडिसन से, ओके। सॉरी रमाडा से। ओके। रमाडा से मैंने अपनी आईटी स्टार्ट की थी, एंड देन कुछ कपल ऑफ प्रॉपर्टी से काम करते करते लास्ट प्रॉपर्टी मेरी ओबराय मुंबई थी, मरीन लाइंस। ओके। तो वो भी मैंने अपना एक, जो ताई जी का मेरे था कि नहीं तो उनको करना पूरे। है, वो थोड़ा सा पूरा कर दिया था। माता श्री को मैंने अपने बहुत अच्छे से समझाया था, मैंने कहा मम्मी देखो ऐसा है कि ये जो डीएम कमिश्नर बनते हैं ना, ये थोड़े से वैसे टाइप के बच्चे बनते हैं ना जिनके पास खाने को पैसा वैसा नहीं होता है, वो स्ट्रीट लैंप में पढ़ते हैं, मेहनत करते हैं। मैं इतना तेज हूँ पढ़ने में, मैं तो यूँ निकाल दूंगा, फिर मैं किसी गरीब बच्चे का सपना तोड़ दूंगा। तो ये करना मेरे लिए अच्छा नहीं लग रहा है मुझे पर्सनली, मेरा तो मन लगता नहीं था पढ़ाई में। तो मैंने मम्मी को वही समझाया था। बाद में चूंकि बचपन में पढ़ाई में तेज था, लेकिन 10th एंड 12th
मैंने बहुत अच्छे ग्रेड्स नहीं लाए थे, तो ये सारी चीज़ समझाने के बाद मैंने उनको धीरे से मार्कशीट दिखाती, मैंने कहा मम्मी इस मार्कशीट के दम पे ना कोई डीएम कमिश्नर बनने वाला है नहीं, तो ये वाला सपना थोड़ा सा रोक ये दीजिए। कैसी कहानी थी जो आपने मम्मी को सुनाई थी? ये आप अगर देखेंगे तो पहले हम लोगों को ऐसे ही सिखाया ही जाता था। वो रिक्शे वाले को देखो, उसका बच्चा कहाँ से कहाँ पहुंच ये आज गया। भी है। नहीं, थोड़ा सा मॉडिफाई हो सब्जी चुका है। वाले का बच्चा ऐसे बन गया, वैसे अब बहुत सारा न्यूज़ आज भी आता है। मुझे ऐसा लगता है मैम कि अब थोड़ा सा मार्केट चेंज है पेरेंट्स को लेकर के। पहले के पेरेंट्स कंपेयर करते थे हम्म, कि सामने वाले के बच्चे ने ये कर लिया, तुमने क्या किया। सामने वाले के बच्चे ने वो अचीव कर लिया, तुमने आज तक कुछ नहीं किया। सामने वाले का बेटा वहाँ जॉब कर रहा है, तुम घर में बैठे हो। पहले पेरेंट्स इन चीज़ों पे बहुत तेज़ी से कंपेयर करते थे अपने बच्चों को। अब मुझे ऐसा लगता है, क्योंकि अब मैं खुद पेरेंट बन चुका हूँ, मेरी खुद एक छोटी सी बेटी है, कि हम लोग कंपेयर नहीं करते। अब हम लोगों का ये होता है, इवन पेरेंट्स का भी ये होता है कि तुम्हें जिस इंडस्ट्री में, जिस फील्ड में, जिस पर्टिकुलर एरिया में इंटरेस्ट है, उस एरिया में आगे बढ़ो। हम्म, अब जो कंपैरिजन होगा वो इंटरेस्ट पे होगा। अगर हमने कह दिया कि मेरा इंटरेस्ट है क्रिकेट खेलने में, तो अब कंपैरिजन क्रिकेट पे होगी कि हम्म, अब वहां पे वो बच्चा उतना आगे पहुंच चुका है, तुम क्यों नहीं पहुंचे, तुम क्यों नहीं क्योंकि पहुंचे? तुम्हारा तो इंटरेस्ट क्रिकेट में है। हाँ, तो अपने वो वाला इंटरेस्ट फील्ड में। कंपैरिजन चेंज हो चुका है। पहले क्या था कि मेरा तो मन है नहीं पढ़ने में, और हम्म, माँ बाप ने एकदम जबरदस्ती ढाला हुआ है पढ़ो पढ़ो पढ़ो। कि अरे कैसे नहीं पढ़ोगे, पढ़ोगे नहीं तो करोगे क्या। हाँ हाँ, आई एग्री कि एजुकेशन बहुत मैटर करता है। एग्जैक्टली हाँ। अगर आप एजुकेटेड नहीं हैं तो आप मार्केट में सरवाइव नहीं कर सकते, सोसाइटी आपको सरवाइव नहीं करने देगी। अनएजुकेटेड लोगों को बहुत गंदे तरीके से लोग ट्रीट करते करने हैं। नहीं देगी, कर तो सकते हैं, करने नहीं देगी। बट वो एजुकेशन थोड़ा बहुत चलता है। हम्म, लाइक आपने 10th 12th कर लिया, ग्रेजुएशन कर लिए, दैट्स इनफ। हम्म, आई थिंक ये मोर देन इनफ है। हाँ हाँ, बिल्कुल। लेकिन उस टाइम पे पेरेंट्स का ये होता नहीं था। पेरेंट्स होता नहीं, पढ़ के या तो डॉक्टर इंजीनियर बन जाओ, या तो मिलिट्री में चले जाओ, हम्म, ऑफिसर बन जाओ। मतलब कंपेयर कर करके करके बच्चों को जबरदस्ती पढ़ाते थे। उस टाइम पे हम लोगों ने वो सुना था ना कि अगर सचिन तेंदुलकर के पिताजी ने पढ़ने के ऊपर फोर्स किया होता तो क्रिकेट को इतना बड़ा भगवान कहाँ से मिलता। कहाँ से मिलता? तो करेक्ट। ये सारे स्टोरीज इतने ज़्यादा मार्केट में सर्कुलेट होने लगे थे कि अब पेरेंट्स चेंज हो चुके हैं। हम्म, अब जिनको जो करना है वो उस तरफ, इवन स्कूल्स भी अब वैसे आ चुके हैं। अब तो न्यू एजुकेशन पॉलिसी में वो बहुत सारी चीज़ें उस चीज़ को ध्यान में रखते हुए बदली हैं। जिस टाइम हम लोग एजुकेशन में थे, जिस टाइम हम लोगों की पढ़ाई चल रही थी, उस टाइम पे आपको जयपुरिया जैसे स्कूल नहीं थे, दालिम्स जैसे स्कूल, लाइक सनबीम चलता था हमारे बनारस में। अगर देखा जाए कि बहुत बड़ा ब्रांड कोई है तो सनबीम चलता था। फ्रेंचाइजीज बहुत हैं बट सनबीम उनके के। यहाँ पे भी सिर्फ और सिर्फ एजुकेशन ही होता था, करिकुलर एक्टिविटीज़ कोई एक्स्ट्रा सच नहीं नहीं होती होती थी। थी। बहुत होती थी कि डांस, हाँ, वही ये सारी एनुअल चीज़ें फंक्शन। हैं, एनुअल फंक्शंस हैं, हाँ इन्हीं की प्रैक्टिस करानी है, दैट्स इट। अब हाँ, तो स्कूल्स के अंदर स्विमिंग आ चुकी है, हॉर्स राइडिंग आ चुकी है, हम्म, वॉलीबॉल, बास्केटबॉल, क्रिकेट, मतलब बच्चे का जिधर इंटरेस्ट है उसको उसी तरफ उसी भेज तरफ रहे हैं। भेज दो। हाँ, तो एजुकेशन सिस्टम भी चेंज हुआ है, पेरेंट्स की सोच चेंज हुई है। तो आई डोंट थिंक अब पेरेंट्स कहीं कंपेयर करते हैं। पेरेंट्स खुद कहते हैं जो बनना है बनो। आपने भी बताया कि आप खुद भी पेरेंट बन चुके हैं, मतलब आपकी शादी हो चुकी है। मेरी छोटी सी बेटी है एक। वाह, कॉन्ग्रेचुलेशंस। थैंक यू। और तो आप इवेंट का काम कर रहे होते हैं, तो मैं समझ रहा हूँ। आपकी वाइफ को इससे कभी कोई परेशानी हुई? लाइक उनकी जैसा कि सबसे आपको बड़ी पता है। प्रॉब्लम तो यही है कि टाइमिंग। हाँ मतलब ठीक है, वो तो कॉमन प्रॉब्लम है, पर ये एक इवेंटियर्स के लिए या एक होटेलियर्स के लिए, इन दो इंडस्ट्री के लोगों के लिए बहुत बड़ी प्रॉब्लम है। बेसिकली ये जो भी बिजनेस पर्सन है ना, उनकी ये कॉमन प्रॉब्लम है। क्योंकि उनके घर में हमेशा ये एक शिकायत तो ज़रूर होती है, घर के लिए टाइम नहीं है। ठीक है, बाकी सारी चीज़ों के लिए तुम्हारे पास टाइम है, घर में टाइम नहीं दे सकते हो। ये तो एक कॉमन प्रॉब्लम है। इसके अलावा जब आप इस इंडस्ट्री में हैं, इवेंट जब आप करवा रहे हैं, तो इवेंट का एक बहुत वास्ट एरिया होता है। और उस चीज़ से कभी आपकी वाइफ को प्रॉब्लम हुई है कि क्यों, वाई इज इनटू इवेंट, इवेंट क्यों करवाते हैं? मतलब बहुत सारे लोगों से बात करना, मिलना अलग अलग तरीके से, तो वैसा कुछ? ऐसे ऐसे बहुत सारे स्टोरीज है। हाँ, कुछ एक मतलब आधा जो शेयर आपने कर ना ऐसे सकते हैं पूरा आप? एक ग्राफ रेडी हो गया, ऐसे करके ऐसे रेनबो है। तो बहुत अलग अलग 7 स्टोरीज है। कलर्स है, उसमें से एक आधा कलर तो आप शेयर कर ही सकते हैं, आई गेस। एक आधे कलर में शेयर करें तो सबसे बड़ा तो
सीन ये है कि मैं एक इवेंट प्लानर हूँ, वो मेरी मैम के लिए सबसे बड़ा क्वेश्चन मार्क इसलिए बना रहता है कि होता है कि लाइक हमने कोई एक वेडिंग प्लान करी, बहुत प्यारा सा जयमाल करवाया है किसी क्लाइंट का, बहुत प्यारा सा स्टेज डेकोरेट कराया, बहुत प्यारा एम्बियंस वगैरह लग रहा है, रात में पहुंच रहे हैं 2:30 3 बजे घर, बड़े प्यार से मोबाइल में, यार देखिए आज ये करवाया था, क्या करूं, अपनी शादी में क्या किए थे, अपनी शादी में कहाँ जयमाल हुआ था, ऐसा जयमाल अपनी शादी में क्यों नहीं हुआ था, इतना ही आपके पास था तो उस टाइम पे कहाँ गया था ये सारा सेटअप, ये कॉन्सेप्ट कहाँ गायब था, खुद की शादी के लिए कुछ नहीं था। तो ये तो मुझे पिछले 5 साल से कंटिन्यू सुनने को मिलता है, तो अब तो मैं ये सोचता हूँ कितना भी अच्छा कर लो उसको मोबाइल में फोन में ही सेव रखो। रहने दो, इधर दिखाने की जरूरत नहीं है। एक ये सबसे बड़ा सियापा है मेरा मेरी वाइफ के साथ, कि वो हमेशा भड़की रहती हैं इस चीज़ को लेकर के। सेकंड, टाइमिंग जो आपने कवर किया कि टाइमिंग तो है, हाँ। कुछ प्रॉब्लम्स अगर देखूं तो इस तरीके के भी हैं कि इंडस्ट्री हम लोगों की जो है वो कहीं ना कहीं ग्लैमर इंडस्ट्री है, करेक्ट। और बीइंग एज ए इवेंटियर, मैं सिर्फ वेडिंग प्लानर तो हूँ नहीं, आई एम इवेंट डिज़ाइनर एज वेल। हम्म। तो मैं शोज़ इवेंट्स को डिज़ाइन करता हूँ, लाइक कॉर्पोरेट इवेंट्स हैं, पब्लिक इवेंट्स हैं, फैशन शोज़ करेक्ट। हैं, वेडिंग्स हैं, सेलिब्रिटी मैनेजमेंट हैं। तो वहाँ पे एक फीमेल वाला जेंडर चलता रहता है कि इवेंट में अगर कहीं कोई फीमेल है, कोई सेलिब्रिटी है, कुछ ऐसा है, तो वहाँ पे क्वेश्चन मार्क रहता है तो कि फ़ोन पे अगर मैं हूँ तो बैकग्राउंड नॉइस मेल की आ जाए, फीमेल की आ गई तो फिर पूरा डिस्क्रिप्शन देना होता है, किसकी आवाज़ थी, क्यों थी, कैसे थी, कब तक थी, ये पूरा का पूरा देना होता है। तो ये एज अ इवेंट प्लानर और एज अ मैरिड पर्सन हम लोगों को हैंडल करना बहुत बड़ा टास्क है। एसआर इवेंट्स, ये शुरू करने का इंस्पिरेशन आपको, जैसे आपने बताया कि आप वहाँ से जब लौटे थे, दादाजी की जब आपकी तबीयत ख़राब थी एंड उसके बाद जब यहाँ बैठे थे तो, और फिर किसी फ्रेंड का आपको देख करके मिला, तो ठीक है यहाँ से इंस्पिरेशन तो मिला आपको, लेकिन एस आर इवेंट्स का मतलब क्या है? एस आर का क्या मतलब है? ऐसा ये बेसिक ये था कि हम लोगों को जब अपनी कंपनी को रजिस्टर्ड करना था, तो ये हुआ कि कंपनी का क्या नाम रखा जाए। तो ये होता है कि एक जब यूथ कहीं बैठा होता है और कंपनी के नेम को सोचता है बैठ करके, थॉट्स आते हैं, तो बहुत सारे नाम आते हैं, ऐसे है वैसे है ये है वो है। And सोचते सोचते मेरा माइंड एक जगह पे जा करके स्टक हो गया कि लेट्स मेक इट विथ फादर एंड मदर्स नेम। ओके। वो माता पिता के नाम पे लेकर के चलते हैं लोग, बेसिकली ट्रिब्यूट देते हैं किसी के जाने के बाद, चीज़ें करने के बाद, कि मैं उनके, जैसे इस समय मेरे दादाजी नहीं है तो उनके नाम से हमारे मिर्ज़ापुर गांव में एक पूरा का पूरा आश्रम बना रहा है। तो ओके। लोग जाने के बाद किसी के नाम पे कुछ करते हैं, हम्म। तो मेरा एक माइंडसेट हुआ कि यार क्यों ना मैं मम्मी पापा के नाम से अभी कंपनी को रजिस्टर्ट करूं। वाह। एंड ऐसा इवेंट को जब भी कहीं पे फैसिलिटेट किया जाएगा, कंपनी को जब भी फैसिलिटेट किया जाएगा, तो मम्मी पापा वो मम्मी पापा ही उस ऑनर को एक्सेप्ट करेंगे, मैं नहीं करूँगा। तो एस स्टैंड फॉर साधना, आर स्टैंड फॉर राकेश। दैट मीन्स कि डॉक्टर साधना दुबे जो मेरी माताश्री हैं एंड मिस्टर राकेश दुबे पिताश्री, इन दोनों के नाम के एक एक अल्फ़ाबेट को रख करके मैंने कंपनी को लॉन्च किया था एस आर इवेंट प्लानर। तो वो एक माइंडसेट मेरा था, और आज तक कभी अगर कंपनी को कहीं बुलाया गया है ऑनर करने के लिए, तो वही लोग जाते हैं। अगर उनके पास वक्त नहीं है, चूँकि मम्मी मेरी लेक्चरर हैं, पुणे रहती हैं, वहाँ पे हैं, तो अगर उनके पास वक्त नहीं है, नहीं आ सकती हैं, या ऑल ऑफ सडन कोई चीज़ प्लान हुई है, तो फिर उनके बिहाफ पे मैं एक्सेप्ट करता हूँ। अदरवाइज़ अगर ऐसा इवेंट प्लानर को ऑनर करना है तो वही लोग होते हैं। बहुत ऐसे इवेंट्स हुए हैं जहाँ पे कंपनी ऑनर हुई है, तो ऑन स्टेज वही लोग गए हैं। तो मैंने इसी एक माइंडसेट पे नाम रखा था कि किसी के जाने के बाद रखने का मतलब नहीं, अगर मुझे किसी को कुछ स्पेशल फील कराना है, तो उनके होते हुए करा। मुझे अगर आपको एक स्पेशल फीलिंग देनी है, एक स्पेशल फील कराना है, तो मैं ये थोड़ा ना बोलूँगा जब आप कहीं चले गए, अरे यार मैम चले गए यार, अभी होते ना तो उनको ये चीज़ कराना है, तो करेक्ट। जिस टाइम पे है उस टाइम पे करा दीजिए, करेक्ट। जाने के बाद क्यों सोचना। और मुझे ये चीज़ देखने को मिली थी कि हमेशा लोगों के
जाना जाने तो के छोड़िए, बाद वो ही एकदम ही जो आदमी चला जाता है जब कहीं से वापस पर नहीं आ लोग सकता है, सिधार जाएं तभी। तो लोग रखते हैं कि उनके नाम पे रख दिया, उनको डेडिकेट कर दिया। लाइक ब्रिजरामा पैलेस, वाराणसी का वन ऑफ द फर्स्ट 5 स्टार होटल इन वाराणसी इज ब्रिजरामा पैलेस। वो ट्रिब्यूट है। क्लार्क होटल हमारे बनारस का सबसे पुराना होटल है। हम्म। उसके जो ओनर है मिस्टर ब्रिजपाल दास एंड रामा देवी, हस्बैंड वाइफ। ब्रिज तो एंड राम। हाँ, तो उनके बेटे ने उनको ट्रिब्यूट दिया ब्रिजरामा पैलेस खोल के। हम्म। तो वो ब्रिजपाल दास जी का ब्रिज और रामा देवी का रामा ऐड करके ब्रिजरामा पैलेस खुला, बट उनके जाने के बाद। और मुझे ऐसा लगता है कि उनके जाने से पहले अगर खुल जाता तो उनको ज्यादा अच्छा लगता। तो उनको एक स्पेशल फील होता कि यार हाँ, मेरे बच्चे ने कुछ स्पेशल किया मेरे लिए। और मुझे ऐसा लगता है कि मैंने इन 11 साल में अपने माता पिता को बहुत सारे ऐसे स्पेशल फील्स मोमेंट्स दे दिए हैं। दिए, स्पेशल मोमेंट्स दे दिए हैं, जिनको वो आज भी कहते हैं कि हाँ, एक वाव जेस्चर कहीं मिला उनको। एंड करेक्ट। जो पेरेंट्स का सबसे बड़ा पॉइंट होता है कि उनको तब खुशी नहीं मिलती जब वो मार्केट में ये बोला जाता है कि आपका बेटे ने ये किया। उनको तब खुशी मिलती है जब मार्केट में कोई ये बोलता है कि वो XYZ के पापा आ रहे हैं। हाँ, तो एक्चुअली। बहुत सारे ऐसे मोमेंट्स थे, बहुत सारे ऐसे लोकेशंस भी हैं जहाँ पे मेरे माता पिताजी को लोगों ने देखा है, तो उनको ग्रीट ही किया है, आप नागेश पंडित के मम्मी पापा है ना। तो वो उनके लिए एक अलग ही वाव मोमेंट था कि यार मेरे बेटे के नाम से मुझे लोग जान रहे हैं। सो दैट्स अ बिगेस्ट अचीवमेंट। तो उस चीज को मैंने एसआर इवेंट्स आई थिंक हकीकत में बदल दिया ऐसा इवेंट प्लानर को खोल करके। तो अभी लगता है कि हाँ, सारी चीजें सेट है। कवर है। एसआर इवेंट प्लानर, आपका शुरुआत, आपका काम, आपका स्ट्रगल, कई बार ऐसा हुआ होगा जब लगा होगा कि बस करते हैं, नहीं हो पाएगा। कई बार हुआ होगा ये। कभी कोई एक्सेप्ट करता है, कभी कोई नहीं करता है, पर हुआ जरूर, होता सबके साथ है। कोई एक ऐसा इंसान, कोई एक ऐसा ऐसी शख्सियत जो आपके साथ हमेशा खड़ी रही हो, चाहे आपका कोई भी फेज चल रहा मुझे ऐसा लग रहा है हो, आपकी घर परिवार दोस्त बाहर, पत्नी, कोई भी। स्टार्टिंग फेज जब मेरी कंपनी का था, लाइक मेरी कंपनी को कुछ 2 साल 3 साल हुए थे, क्योंकि पेरेंट्स ने मुझे 3 महीने का टाइम दिया था जब ओके। मैंने कंपनी लॉन्च की थी। ओके। क्योंकि पहला उनका था कि तू देख ले कि भाई फ्यूचर सिक्योर है कि नहीं। हम्म। क्योंकि बिजनेस स्टार्ट करने का मतलब होता है कि वो सिक्योर होना चाहिए। करेक्ट। इवेंट इंडस्ट्री कोई भी तरीके से आपका किसी भी एंगल से एक सिक्योर बिजनेस नहीं है। करेक्ट। तो ये एक बड़ा डाउट था। फिर मैंने अपने स्टार्टिंग स्टेज में 2 साल में बहुत लॉस किया, बैक टू बैक मैंने लॉस किए। डांडिया इवेंट, फर्स्ट इवेंट मेरा लॉस था कुछ करीब 2 लाख रुपए का। सेकेंड डांडिया इवेंट 3.5 लाख रुपए का लॉस। फिर भी मैं कंटिन्यू करता रहा, मुझे था कि नहीं मुझे करना है तो करना है। तो उस टाइम पे मैं सिर्फ और सिर्फ पब्लिक इवेंट्स ही करता था। लाइक हम्म। डांडिया कर लिया तो फिर सिंगिंग डांसिंग मॉडलिंग कंपटीशन करा देते हैं, तो ये करा लेते हैं। तो मैं उन सारे छोटे इवेंट्स पे ही फोकस था। हम्म। और 2 साल में जब मैंने बहुत ज़्यादा लॉस कर लिया था, तो दो ऐसे वेंडर्स हैं जिन्होंने मेरा हाथ पकड़ा हुआ था। और क्योंकि उनके बहुत तगड़ी लाइबिलिटी थी मेरे ऊपर, जो मुझे उनको पे आउट करनी थी। और दे आर लाइक कि इट्स ओके भैया, चलता है, आप काम करो, अपन वहीं से हैंडल कर लेंगे, सब सब चलट जाएगा वहीं पे। मैं ठीक है। तो वो दो वेंडर्स ने मेरे को एक ट्रिक दिया कि आप पब्लिक इवेंट को प्लान करने से बेटर है वेडिंग्स को प्लान करिए। क्योंकि आप पब्लिक इवेंट को इतने खूबसूरत तरीके से डिज़ाइन करते हैं, जब आप वेडिंग्स को डिज़ाइन करना स्टार्ट करेंगे तो ये वो सेक्टर्स हैं जहाँ पे एक फिक्स अमाउंट होता है और क्लाइंट से भी लेने का एक फिक्स अमाउंट होता है। तो बीच का एक मार्जिन मनी होती है जो आपकी सेविंग है, हम्म। वहाँ से आप प्रॉफिट बनाएंगे। और साल में एक बार आपको डांडिया करना है, आप डांडिया करो साल में एक बार। तो वहाँ से मैंने स्टार्टअप लिया दूसरे प्रोजेक्ट्स में एंटर करने का, लाइक वेडिंग। देन मैंने एंटर किया कॉरपोरेट में। करते 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 मैनेजमेंट स्किल्स और वेंडर्स के साथ जो मेरे कॉन्टैक्ट्स थे इतने तगड़े थे, इतने ज़्यादा मेरे कॉन्टैक्ट्स बन चुके थे ओवर उत्तर प्रदेश। लोगों ने मेरे साथ काम करना स्टार्ट किया। प्लस जब वाराणसी के अंदर सेलिब्रिटीज़ वगैरह आने लगे तो उनकी मैनेजमेंट मिलना स्टार्ट हो गई। बाउंसर सिक्योरिटीज़ मेरे थ्रू जाने लगी, क्योंकि लोगों को ये पता था कि बाउंसर्स तो आ जाएंगे बट उनको मैनेज करने के लिए अगर कोई चाहिए तो वो मुझे कॉल करते थे।
कि नहीं आप चाहिए। बहुत टाइम ऐसा आया जब इवेंट्स को डिज़ाइन करने के लिए मुझे बुलाया गया कि भैया कहाँ पे क्या क्या चीज़ लगनी चाहिए, कैसे ब्रांडिंग होनी चाहिए, कैसे प्रमोशन होना चाहिए। तो उन चीज़ों पे मैंने वर्कआउट स्टार्ट कर दिया। तो धीरे धीरे मेरा नाम इवेंट प्लानर के साथ साथ शो डिज़ाइनर पे भी आने लगा, इवेंट डिज़ाइनर पे भी आने लगा। कि बहुत सारे होते हैं ना कि इवेंट प्लानर्स हैं तो वो दूसरे इवेंट कंपनी को नहीं प्रमोट कर सकते, वहाँ पे वो मुझे प्रमोट करते थे, नागेश पंडित इवेंट डिज़ाइनर या शो डिज़ाइन बाय नागेश पंडित। इस तरीके से मुझे लोगों ने पोजीशन देना स्टार्ट कर दिया था। एंड इस पूरे सर्कल में, इस पूरे 11 साल के मेरे ट्रैवल जोन में अगर सबसे ज़्यादा किसी ने मेरा साथ दिया है तो वो मेरे बहुत क्लोज हैं, जिनके साथ मैंने कंपनी का स्टार्टअप लिया था। ड्यू टू सम रीज़न वो कंपनी के पार्लर में नहीं थे, लाइक कंपनी के पार्टनरशिप में नहीं थे, बट वो मेरे साथ पार्टनरशिप में थे और वो आज तक है। अगर मैं उनका नाम डिस्क्लोज करूं तो वो शायद मुझे लगता है कि पटक के मारेंगे भी। कितना नहीं था, बड़े भाई की तरह हैं। निखिल भैया हैं, निखिल वर्मा अंशु। उन्होंने मेरे को स्टार्टिंग से सपोर्ट किया और आज तक सपोर्ट करते आ रहे हैं। और डांडिया में सबसे बड़ा स्पॉन्सर भी वही रहते हैं हर साल, ओके क्योंकि उनका अपना एक बिजनेस है एडवर्टीजमेंट का। ओके और मुझे अपने डांडिया के इवेंट में एडवर्टीजमेंट को कभी सोचना नहीं पड़ता। वो सबसे बड़े स्पॉन्सर होते हैं, कितनी होर्डिंग लगनी है, कहाँ लगनी है, कैसे लगनी है, इनसाइड कैंपस क्या क्या ब्रांडिंग प्रमोशंस होने हैं, किस किस तरीके से होने हैं। मैंने उस पर कभी वर्कआउट नहीं किया, वो सारा वर्कआउट वही करते हैं और वो अपने एंड से उस पूरे को करके भी देते हैं। एग्जीक्यूट भी हो जाता है, पूरा एग्जीक्यूट होता है, उसका कोई उसकी चार्ज आपकी नहीं होता, टेंशन भी कुछ नहीं नहीं। होती आपको। कोई टेंशन नहीं, कुछ भी नहीं। वो सारी चीज़ें फर्स्ट ईयर से उन्होंने अपने हाथ में ली थी, 11वां साल है उन्हीं के हाथ में है और वाओ आज तक उन्हीं के साथ चल रही है। वाओ तो इन 11 साल में अगर कोई ऐसा है जो आज तक साथ में है तो वही है। इवन वो 2 वेंडर्स भी मेरे से कट चुके हैं, काम काम पे ही कॉल होता है, लेकिन उनका कॉल हमेशा होता है। कोई भी इवेंट प्लान करते हैं तो वो पहले आता है। नाइस। कैसी कभी ऐसा हुआ जैसे आपने अभी बताया कि शुरुआत के आपके इवेंट्स में लॉस मिला आपको, 2 साल तक आपने लॉस ही करा एंड ऑल, फिर वेंडर्स के बताने मतलब धीरे धीरे स्विच करा आपने। कभी कोई ऐसा इवेंट इधर शादी का हो या कॉर्पोरेट हो या डांडिया ही हो, कभी तो चलो शुरुआत में जो हुआ या फिर उसके अलावा कि आपने जिस तरीके से चीज़ों को प्लान किया था वो नहीं हुई। लाइक मान लेते हैं अगर कि आप कोई फैशन शो या डांडिया ही करवा रहे हैं, आपने सोचा मेरे पास इतने 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 स्पॉन्सर दिख रहे हैं मेरे को तो मेरे मिल ही जाएंगे, ठीक है, नहीं मिले। बहुत टाइम हुआ। तो उस चीज़ से कैसे कोप अप करते हैं आप? इसमें ये एक और पार्ट भी है पर ये बता दीजिए फिर मैं पूछूंगी दूसरा वाला। ये तो ये मैं अगर बोलूँ ना तो ये एक इवेंटियर्स के लिए, जो इवेंट प्लानर्स हैं उनके लिए एक बहुत कॉमन प्रॉब्लम है। करेक्ट। और हमेशा हम लोगों ने इवेंट्स को जब हम लोग डिज़ाइन करते हैं, जब प्लान करते हैं, तो एग्जीक्यूट करने से पहले हम लोगों के 2 प्लान्स होते हैं। प्लान ए होता है जहाँ पे हम अपने इवेंट को प्रॉफिट में देखते हैं हम्म। कि मेरे पास इतने स्पॉन्सर्स लाइनअप हैं, इनमें से इतने स्पॉन्सर्स आ गए तो काम हो जाएगा। एंड आफ्टर इवेंट अपने पास इतना एक हैवी अमाउंट अपने पास बच रहा है। प्लान बी होता है जिसको हम लोग हमेशा से एग्जीक्यूट करते हैं, जो हम लोग अपने इवेंट को वर्स्ट पार्ट पे लेकर के जाते हैं। ओके। क्योंकि अ, अगर मैंने इतने साल दिए हैं इंडस्ट्री में तो मुझे एक चीज़ ये पता है कि मैं कभी भी पॉजिटिव रिस्पॉन्स को लेकर के नहीं चल सकता। पॉजिटिव रिजल्ट आएगा तो वो तो मेरे लिए आएगा, हम्म। वो एंड ऑफ द डे मेरा है। मुझे नेगेटिव लेकर के चलना है। तो हम लोग किसी भी जब इवेंट को प्लान करते हैं तो हम लोग इवेंट को एग्जीक्यूट करने से पहले ही उसका वर्स्ट पार्ट सोच चुके होते हैं। वर्स्ट पार्ट दैट मीन्स कि हमारे इवेंट की पूरी वैल्यूएशन 1 लाख रुपए हो, 1 करोड़ रुपए हो या 10 करोड़ रुपए हो, उसका वर्स्ट पार्ट क्या होगा। अगर मैं आपके साथ शेयर करूं तो अभी कुछ दिन पहले हम लोग प्लान कर रहे थे हम्म। यो यो हनी सिंह का कॉन्सर्ट वाराणसी में। अच्छा। क्योंकि हनी पाजी ने अपना मिलेनियर टूर किया, हम्म। उनके मिलेनियर टूर में पूरे इंडिया के 10 सिटीज़ लोकेट हुए, हम्म। वाराणसी लोकेट नहीं थी। और एक देखा जाए तो एक बहुत बड़ा मार्केट साइज है वाराणसी और उसके नियर बाई लोकेशंस में इवेंट को लेकर के। करेक्ट। तो हम लोगों ने प्लान करा कि अपन हनी सिंह का कॉन्सर्ट प्लान करेंगे, हम्म। लाइव कॉन्सर्ट, मिलेनियर नाइट या मैनिएक नाइट, कुछ ऐसा प्लान करेंगे जो वाराणसी में होगा। पूरा का पूरा हमारा प्रपोजल बना, प्रोजेक्ट फाइल बनी, इवन योयो पाजी के रेट्स वगैरह भी पता कर लिए गए कि क्या इस समय वो रेट वगैरह ले रहे हैं।
सारी चीज़ें प्लान होने के बाद जो इवेंट का टोटल बजट आया वो कुछ 18 से 20 करोड़ रुपए आया। हम्म। तो हुआ कि ठीक है, 18 से 20 करोड़ रुपए हैं। अब इस पे कैसे कैसे स्पॉन्सर्स उतरने हैं, किन किन लोगों से बातें करनी है, हम्म। वो चीज़ें स्टार्ट हुई। इवन हमने टाइटल स्पॉन्सर भी ढूंढ लिया था। ओके। टाइटल स्पॉन्सर हमारा कंफर्म हो चुका था कि हाँ ठीक है, ये स्पॉन्सरशिप हमें दे रहे हैं। टाइटल स्पॉन्सरशिप वैल्यू हमारी 5 CR थी, हम्म। और वो ब्रांड हमें कंफर्म कर चुका था सिर्फ और सिर्फ हनी सिंह के नाम पे, ओके। कि आप हनी सिंह का अगर लाइव कॉन्सर्ट कर रहे हैं, आई एम इन, मुझे कोई दिक्कत नहीं है, और मैं आपके सेम अमाउंट पे इन हूँ। सीन यहाँ जा करके फंसा कि जब हम लोगों ने योयो पाजी को कॉल करी, उनके मैनेजर ने स्ट्रेट फॉरवर्ड बोल दिया कि योयो 2025 में कोई भी इवेंट नहीं करेंगे। मतलब सिर्फ और सिर्फ वाराणसी का ही नहीं, कहीं का भी कहीं का भी कोई कोई। कॉन्सर्ट नहीं करेंगे, नॉट इवन अब्रॉड। वो आउट ऑफ इंडिया दुबई में है, तो दुबई में भी नहीं करेंगे। वो सिर्फ 31 दिसंबर करेंगे 2025 में, एंड 26 में प्लान करेंगे। तो 26 की प्लानिंग 26 में बताई जाएगी, और वो भी आफ्टर मार्च। कोई रीजन बताया उन्होंने? पाजी थक चुके हैं, पाजी को अब आराम चाहिए। तो हो सकता है भाई, देखा जाए तो पाजी ने काफ़ी समय बाद कम बैक किया, और उन्होंने जो मिलेनियर टूर में दिया है लोगों को, आई डोंट थिंक कि कोई भी सेलिब्रिटी वो चीज़ करके दे सकता है। हम्म। आई एम अ बिग फैन ऑफ अक्षय कुमार। वो अपने स्टंट्स को खुद करते हैं, सारी चीज़ें उनकी खुद होती हैं। बट अगर देखा जाए तो अक्षय कुमार के जो स्टंट्स होते हैं, वो कैमरे पे होते हैं, कई टेक्स लिए जाते हैं, 2 4 10 20, वी डोंट नो, वो तो लोकेशन वालों को पता होगा। हनी पाजी ने जो कॉन्सर्ट में किया है, जिस तरीके से एंट्री करी है, जिस तरीके से लोगों के बीच में वो केबल वायर पे घूमे हैं, मतलब आप अगर यूट्यूब पे उठा करके देखेंगे तो आप खुद यकीन नहीं करेंगे कि एक सेलेब जो सिंगर है, वो गाना भी गा रहा है और वो केबल वायर पे हवा में पूरा घूम रहा है। उसको अपने मौत का डर नहीं है, कुछ नहीं है। इतने उस तरीके से, क्योंकि योयो पाजी ने मिलेनियर टूर से पहले अपना एक प्रेस कॉन्फ्रेंस करा था। उस प्रेस कॉन्फ्रेंस में उन्होंने एक चीज़ बोली थी, मैं वो लेकर के आ रहा हूँ जो आपने ना कभी देखा होगा ना सुना होगा, इवन आपके इंस्टा फेसबुक कहीं पे भी नहीं मिलेगा, आप वो देखोगे। और ये मुझे ऐसा लगता है कि ये फैक्ट है। अरिजीत सिंह ने इंडिया टूर करा है, दलजीत ने इंडिया टूर करा है, विशाल मिश्रा ने करा है, सुनिधि चौहान ने करा है, बहुत सारे आर्टिस्टों ने किया हुआ है। एक्चुअली। हनी सिंह का इंडिया टूर पूरे वर्ल्ड में लोग गा रहे हैं कि हाँ वो इंडिया टूर हुआ है, और उनका जो कम बैक है उसी को लेकर के हम लोगों ने प्लान किया था। तो अगर अपने क्वेश्चन पे रिटर्न आते हैं तो सीन ये था कि ये होता है, और जब चीज़ें गड़बड़ होती हैं तो प्लान भी पहले से रेडी रहता है कि वर्स्ट पार्ट पे करना क्या है। कोई भी इवेंट करने से पहले आप दो प्लान बनाते हैं। 2 प्लान बनाते एक हैं, प्लान ए होता है जो सक्सेस दिखा रहा होता है, और प्लान बी होता है कि अगर जो आपको फेलियर की तरफ लेके जाता है। तो उसमें क्या करना है। फेलियर में, क्योंकि फेलियर में बहुत सारे रीज़न हो सकते हैं। स्पॉन्सर्स कट सकते हैं, हम्म। स्पॉन्सर्स आ गए, गेस्ट आ गए, आपके टिकट्स बिक चुके हैं, सब कुछ हो चुका है, इवेंट में कोई फकअप हो सकता है, कोई मिस हैपनिंग हो सकती है, एक शॉर्ट सर्किट के वजह से आग लग सकती है, गवर्नमेंट परमिशंस रुक सकते हैं, या सारे परमिशंस होने के बाद पर्टिकुलर डे पे योगी मोदी किसी का आना जाना हो आना गया, हो गया तो अब उनके आने पे प्रोटोकॉल्स अलग हो जाते हैं, तो उतनी देर के लिए रास्ते ब्लॉक हो जाएंगे, चीज़ें हो जाएंगी। तो प्लान बी हमेशा इन चीज़ों के लिए ही हम लोग बना करके चलते हैं, कि वो वर्स्ट कंडीशन जो आएगी, वो वर्स्ट कंडीशन फिनेंस को लेके भी आ सकती है, फिजिकली कोई डैमेज होता है तो भी आ सकती है। फिनेंस फिजिकल खत्म तो मेंटल तो खैर हम वैसे लोग ही हमेशा खत्म से है। ही डैमेज ही रहते हैं। वैसे ही खत्म आफ्टर रहते हैं। इवेंट में हम लोग मेंटली डैमेज ही रहते हैं। वो तो जब धनलक्ष्मी बैंक का तिजोरी दरवाजा। खुलता है तो लगता है कि हाँ कोई बात अब नहीं, ठीक है। हाँ। इतना मेंटल स्ट्रेस ले सकते हैं। इसके लिए तो इसके लिए तो इसके लिए तो चलिए, ले ही सकते हैं। इसके लिए तो चलेगा। चलेगा। दूसरा पार्ट इस क्वेश्चन का ये था कि एक तो मैंने स्पॉन्सर्स को लेके क्वेश्चन करा आपसे, दूसरा पार्ट ये था कि कई दफा फकअप्स वेंडर्स की वजह से भी होते हैं। बोल दिया, गायब है। ठीक है भैया, हम ना 10 बजे पहुंच जाएंगे, और भैया 10 बजे नहीं 9 बजे से उनका फोन स्विच ऑफ है। हम्म।
और वो शायद पता ना ऑन होगा नहीं होगा ये पता नहीं, उस कंडीशन में क्या कर पाते? ठीक है, बैकअप भी आप अगर रखते होंगे उसका, तो दैट विल टेक सम टाइम। अब मान लो कि अगर शादी है, और एक एग्जाम्पल के तौर पे बोल रही हूँ, हाइपोथेटिकल सिचुएशन, शादी है, 8 बजे जयमाल का समय है, और कुछ ऑर्डर का स्पेशल काइंड ऑफ जयमाल का ये बना हुआ है, और उसको ज़्यादा देर नहीं रख सकते, उसको 7 से 7:30 के बीच में आना है, और उस समय वो धोखा दे दे तो? देखिए, ये जो सिचुएशंस है ये इवेंट प्लानर्स की लाइफ में बहुत कॉमन सिचुएशन है, हम्म। क्योंकि ये कोई हम लोगों के लिए बहुत बड़ा कॉल नहीं है कि डिस्टर्ब हो जाएंगे। हाँ, जो नए इवेंट प्लानर्स मार्केट में आ रहे हैं, जिन्होंने नई नई कंपनी लॉन्च की है, उनके लिए बहुत बड़ा टास्क है, क्योंकि उस टाइम पे वो ब्लैंक हो जाते हैं। कभी तो आपके लिए भी मैं भी पहली बार कभी रहा होगा मैं ना? भी एक टाइम था जब मैं ब्लैंक हो गया था। हाँ। मैं तो इसलिए ब्लैंक था, आप तो जयमाल की माला की बात कर रहे हैं। मेरे साथ ये सीन हुआ था कि क्लाइंट का सब कुछ मेरे हाथ में है, कुछ 7 बज रहा था, और मुझे मालूम था कि बारात कुछ 1.5-2 किलोमीटर दूर से उठ चुकी है, हम्म। और यहाँ पे माला तो छोड़ दीजिए, यहाँ स्टेज ही नहीं रेडी था। और मैं इतना ब्लैंक था उस टाइम पे कि मैं स्पॉट को छोड़ छाड़ के मोबाइल स्विच ऑफ करके अलग जगह चला गया था। मैं कहा मुझे नहीं पता, क्लाइंट को एफआईआर करना है एफआईआर करे, क्लाइंट को जो करना है करे, मैं वहां रह करके मार नहीं खाऊंगा, क्योंकि वो कंडीशन वैसी थी। स्टेज नहीं रेडी है, कुछ नहीं रेडी है, और बारात वहां से निकल चुकी है। और ये वही वेंडर हैं जिस वेंडर ने मेरा हाथ पकड़ा हुआ था स्टार्टिंग स्टेज में। और ये कुछ 3-4 साल मेरे कंपनी को बीत चुके थे, और वेडिंग्स में मैं उतर चुका था, काम कर रहा था वेडिंग का, लेकिन बहुत फुल्ली फ्लेज में नहीं कर रहा था। फोन ऑन बंद करके उन्हीं के पास पहुंचा था। मैंने कहा मुझे नहीं पता, अब क्लाइंट एफआईआर करे, जो मन चाहे वो करे, हम मार खाने के लिए तो वहां नहीं रहेंगे, अब आप देख लीजिए। अरे महाराज, आप क्यों टेंशन लेते हैं, सब 2 मिनट का काम है, देखिए अभी यूं करके देंगे हम आपको, यूं हो जाएगा सारा का सारा। हो गया। हम के हमें नहीं पता, हम तो नहीं जा रहे, हम्म। वहां आप देख लीजिए। तो वो पहले से लड़के उनके ऑलरेडी निकल चुके थे। हम्म। जितनी देर में बारात वो 2 किलोमीटर का एरिया कवर करती नाचते गाते, उतनी देर में स्टेज रेडी हो गया। दैट मीन्स कि सम अराउंड 25 to 30 मिनट्स एक बहुत प्यारा स्टेज रेडी हुआ था, जो कोई नहीं सोचा था कि अभी जो एकदम बंजर दिख रहा है वो इतना प्यारा रेडी हो जाएगा। इनके साथ ये था कि इन्होंने सारा गार्डन बना करके यहाँ से भेजा था। अच्छा, इसलिए इंस्टॉल होने में टाइम नहीं लगा। हाँ, क्योंकि इनका ये कॉन्सेप्ट था कि एक पर्टिकुलर एरिया में जहाँ काम लगा हुआ है वहाँ पे हैवी मैन पावर लगे थे, तो उन्होंने वहीं पे गार्डनिंग बनवाना स्टार्ट कर दिया था, मुझे अपडेट नहीं किया था। और मेरे लिए वो टाइम बहुत नया था, तो मैं ब्लैंक हो गया था। मैंने कहा यार, अब तो वो कुछ दूरी पे तो हैं, कितना ही टाइम लग जाएगा नाचते गाते आने में। और बनारसियों को तो वैसे भी गेट पे आकर नाचने का ज़्यादा वो रहता है कि वो गेट पे आकर के डांस पहले करेंगे। पहुंच तो जाए। तो मैं उस टाइम पे ब्लैंक था। अब अगर देखा जाए तो अब इतना हम लोग एक्सपर्ट हो चुके हैं इन चीज़ों को करते हुए, इवेंट से एक दिन पहले सेटअप रेडी कराते हैं, इवेंट के दिन सोचते हैं कि ना के बराबर काम हो, और अगर ऐसी कोई सिचुएशन है तो इसका सब्स्टिट्यूट लेकर के चलते हैं। हम्म। और ये क्लाइंट को भी बता दिया जाता है, अगर कुछ ऐसा पोजीशन आता है, एक ऐसी सिचुएशन आती है जहाँ पे लगता है कि नहीं यार, ये एक ऐसा माला है, ये एक ऐसा डेकोर है जो हो सकता है कि गड़बड़ हो जाए, तो क्लाइंट को हम लोग सब्स्टिट्यूट पहले ही दे देते हैं कि सर ये जो आपने डिमांड किया है थोड़ा सा डिफरेंट है, टेक्निकल कुछ प्रॉब्लम्स आ सकते हैं, अगर आते हैं तो सब्स्टिट्यूट ये हम आपको प्रोवाइड स्पॉट पे दे करेंगे, देंगे। प्रोवाइड करेंगे। कोशिश हमारी होगी जो आपने मांगा है वही दिया जाए, बट अगर इन केस वो लास्ट मोमेंट पे कुछ अगर ऐसा हुआ, तो सब्स्टिट्यूट ये होगा जो हम आपको देंगे, जो हम क्लाइंट से पहले ही अप्रूवल ले चुके होते हैं हम्म। कि अगर कुछ ऐसा होता है, कोई मैसअप हुआ, कुछ भी हुआ, तो हम चेंज कर देंगे। और वो आज की डेट में वही कर रहे हैं। एक बात बताइए, जैसे वेंडर्स आपने बताया कि हम मैनेज कर लेते हैं और आज के डेट में हमारा सब्स्टिट्यूट रेडी होता है, वेंडर्स को आप कैसे टैकल करते हैं? लाइक देखिए, टू बी वेरी ऑनेस्ट, कि जो भी वेंडर्स होते हैं, ठीक है वो इवेंट का काम कर रहे हैं, क्योंकि वो सिर्फ आपके लिए नहीं कर रहे होते हैं, उनके पास मल्टीपल चीज़ें, मल्टीपल लोग होते हैं जिनके लिए वो काम कर रहे होते हैं।
तो कोई एक ऐसा मूल मंत्र कि वेंडर्स को जब आप काम बोले तो फिर वो करें, वैसा कुछ मूल मंत्र? मतलब आपने जब बोला तो ठीक है 10 लोग हैं, लेकिन आप भी उनकी प्रायोरिटी होइए, क्योंकि सारा खेल प्रायोरिटी का है। अगर वो आपको तवज्जो देते हैं, ठीक है, अगर आपके बात का उनके वो प्रायोरिटी रखती है आपकी बात, तो वो आपका काम टाइम पे करके डेफिनेटली दे देंगे। लेकिन अगर नहीं रखती है, अगर वो किसी भी तरीके से XYZ तरीके से आपको थोड़ा सा ऐसे, अच्छा ठीक है उनका है ना, कर देंगे, ऐसा वैसे वाला होता है, तो वहाँ आपका काम गड़बड़ाने की ज़्यादा गुंजाइश होती है। तो उस कंडीशन पे ऐसा कुछ मूल मंत्र? मेरा अगर मैं पर्सनली अपने लिए बोलूँ तो मैंने एक लाइफ में अपने एक कांड किया था। वो ऐसा कांड था कि उस कांड से मैं पूरे बनारस में फेमस हो गया था सारे वेंडर्स के बीच में। मार मुर और दिया था क्या किसी नहीं नहीं, को? कुछ मारा वारा नहीं था। अच्छा, फिर ठीक है। एक क्लाइंट की डिमांड थी वेदी चेयर की। वेदी चेयर इज साउंड्स लाइक कि आपने देखा होगा जो आजकल थोड़े हाई प्रोफाइल वेडिंग्स होते हैं उसमें दूल्हा दुल्हन एक चेयर पे बैठते चेयर पे हैं, बैठते हैं, हाँ। तो उसको हम लोगों के इंडस्ट्री में वेदी चेयर बोलते हैं। हम्म। क्लाइंट की डिमांड थी वेदी चेयर की। हमारे जो वेंडर महोदय थे, भैया पहुंच जाएगा, भैया पहुंच जाएगा, जयमाल चल रहा है भैया, रास्ते में गाड़ी है, पहुंच जाएगा भैया, शादी मंडप बैठने से पहले पहुंच जाएगा। करते 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 मुझे ये देखा कि कि नहीं जयमाल पहुंचे। से उठ करके दूल्हा दुल्हन सजन गोट पे आ चुके हैं। दैट मीन्स कि दूल्हा दुल्हन का जो डिनर होता है उस पे आ चुके हैं। उस टाइम पे भी मेरे वेंडर का यही सेम स्टेटमेंट था जो पिछले 2 घंटे से था, भैया वो रास्ते में ही है, ट्रैफिक में फंसा हुआ है, पहुंच जाएगा। हम के पौने 1 बज रहा है, अभी कौन सा ट्रैफिक, और अभी कब हम्म पहुंचेगा? इसका मतलब है कि वेदी चेयर नहीं आने वाली है। हम्म तो जो टेंट एरिया थी जहाँ पे डाइनिंग लॉन्ज ये सब बने हुए थे वहाँ पे हाई बैक चेयर्स लगे थे। हम्म चेयर्स के बेसिकली जैसे ये चेयर है, इसके नीचे आप देख रहे हैं उसके जो 4 लेग्स हैं लंबे लंबे हैं। तो मैंने यानी कि नागेश पंडित ने उस दिन एक कांड किया, 2 चेयर के लेग्स कैट को ही काट काट दिया। दिया। लेग्स को काट करके नीचे थर्माकोल्स को चिपका करके उठा करके ले आकर के मंडप में रख दिए थे, और नीचे से कपड़े को पूरा लपेटवा करके फूल बिछवा दिए थे। हम के ये वेदी चेयर, बात खत्म। वेंडर जब सुबह आया है, कटी हुई कुर्सी मिली है। भैया बहुत महंगा चेयर था। हाँ। हमको तो हम क्या करें, हमके 50 लाख का क्लाइंट भी था, 1 लाख का चेयर था, नहीं भी इतना महंगा भी नहीं था। हमके तो क्लाइंट का पैसा रुक जाता ना। अब आप सोच लीजिए, चेयर इंपॉर्टेंट कि क्लाइंट का पैसा इंपॉर्टेंट। तो वो कांड मेरा पूरे बनारस में फैल गया था। कुछ वहाँ के लोगों ने फैला दिया हंसी मजाक में कि नागेश भैया तो कुर्सी काट काट दिए थे देते। पूरा का पूरा क्लाइंट के चक्कर में। कुछ उसने ही गाना गा दिया, कि कह हमारा रहे यार 2 कुर्सी उनका का काम नहीं नुकसान। करेंगे आज के बाद, वो वहाँ कुर्सी काट दिए थे। उस चेयर का नहीं पहुंचा उनके पास क्यों, क्लाइंट की सेटिस्फेक्शन के लिए। तो मेरा एक मानना है कि मेरे लिए क्लाइंट पहले है। हम चेयर नहीं ले सकते हैं, क्लाइंट का वो जो पर्टिकुलर जोन है वो हम दोबारा रिपीट नहीं कर सकते। भाई शादी हम लाइफ में एक बार करेंगे ना, तो उस मंडप में तो एक ही बार बैठेंगे, वेदी चेयर एक ही बार चाहिए उसको। तो हमके वो मेरे लिए एक ऐसा मूवमेंट है जिसको मैं रिपीट नहीं करा सकता क्लाइंट के लिए। तो वो ज़्यादा इंपॉर्टेंट है, चेयर तो ऐसी 10 आती जाएगी। तो वो एक ऐसे कांड के वजह में ऐसा वायरल हुआ कि अगर आज की डेट में मैं लास्ट मोमेंट पे भी कोई चीज़ मांगूंगा तो मिल जाती तो है। वो उस टाइम पे मिलेगी ही मिलेगी। एंड नाउ आई एम वेरी मच हैप्पी एज वेल एज आई एम वेरी मच वायरल ऑल्सो, कि किसी का कोई काम जब फंसता है उसको लगता है कि मैं अब डूब रहा हूँ, तो मुझे कौन बचा पाएगा, तो मुझे कोई तो नागेश है जो भैया ही चेयर बचा काट पाएगा। पाएंगे। उनको कॉल कर लो, वो अरेंज करा देंगे। कोई तो है जो चेयर काट पाएगा। हाँ, तो वो चेयर काटने वाली सिचुएशन मेरी ऐसी थी, एक ऐसा कांड जिसके वजह से वेंडर्स मेरा काम नहीं रोकते। दे नो वेरी वेल कि भैया को अपना काम परफेक्शन में चाहिए, टाइम पे चाहिए, और जैसा बोले हैं वैसा ही चाहिए। ये भी नहीं कि वेदी चेयर बोले हैं तो कोई और चेयर चली जाएगी। जो बोले हैं, जिस कलर पे बोले हैं, सब कुछ वैसा ही होना चाहिए। मैंने 17 में एक ऐसा शो लॉन्च किया जिससे सिर्फ वाराणसी ही नहीं, इंडिया में उसका नाम हुआ था। फैशन इंडस्ट्री में एक चीज़ बोली जाती है कि वर्ल्ड की सबसे सेक्सी आउटफिट और सबसे टफ आउटफिट, न्यूड एक्सप्रेशंस इंडस्ट्री में एक वर्ड यूज़ किया जाता है, दैट मीन्स की एक्सप्रेशन लेस फेस। जहाँ पे आपके फेस पे कोई एक्सप्रेशन नहीं होगा, आपका आई कांटेक्ट किसी के साथ नहीं होगा, वो एकदम पार्लर एक जगह पे टारगेट किया रहेगा मॉडल,
उसी पे वॉक करेगा। अच्छा, फैशन इंडस्ट्री में बहुत सारे र्यूमर्स हैं, कभी कुछ कॉम्प्रोमाइज़ से रिलेटेड हैं, फीमेल मॉडल्स के लिए मैं बात कर रही हूँ स्पेसिफिकली, और उसके अलावा भी कुछ अनएथिकल प्रैक्टिसेस हैं। र्यूमर्स हैं, सच हैं, जो भी हैं, पर हैं र्यूमर्स हैं, ठीक है। रूमर्स नहीं मैम, फैक्ट है।